नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र ओलंपिक में बवाल अभी भी जारी है, या यूं कहना सही होगा कि अभी और बढ़ेगा। अभी बहुत कुछ उलटफेर होना बाकी है। हालांकि 2 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सारा खेल पलट सकता है। असल में सारा खेल 2 तारीख के बाद ही पलटेगा। आप मेरी बात लिख लें कि असली खेल 2 नवंबर के चुनाव के बाद ही होगा। यह चुनाव केवल ताकत का प्रदर्शन है, नाक की लड़ाई है। एनसीपी और भाजपा के बीच में खुद को ताकतवर दिखाने की एक मशक्कत भर है। यह चुनाव राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अध्यक्ष पद पर अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल अध्यक्ष पद पर काबिज होना चाहते हैं। एक समय था जब इस चुनाव से पहले अजीत पवार अपनी पकड़ बनाए हुए थे और इस बार भी चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन खेल तब पलट गया जब इसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हुई। इन दोनों की सहमति के बाद भाजपा महाराष्ट्र ओलंपिक पर काबिज होने के लिए जोर शोर से जुट गई और नामदेव शिरगांव पर हुई एफआईआर भी इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। आप इस बात से बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम को कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं और रात 3:16 पर नामदेव पर 12.5 करोड़ में हेरफेर की एफआईआर हो जाती है। सुबह तक का इंतजार भी नहीं किया जाता। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ लोग पहले से ही इस पर अपनी नजर बनाए हुए थे और इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि सलाउद्दीन अंसारी ने सबसे पहले 16 दिसंबर 2022 को पहली आरटीआई लगाई थी। तब गुजरात नेशनल गेम्स के लिए 3 करोड़ 50 लाख का ही खर्चा हुआ था। अब वही खर्च 12 करोड़ 50 लाख हो चुका है। लोग अजीत पवार पर भी उंगली उठा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घपला उनकी जानकारी के बिना कैसे हुआ? यह बात अलग है कि घपले का आरोप लगा है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। लेकिन लोग अजीत पवार को शक के दायरे में ले रहे हैं। खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अजीत पवार पर उंगलियां भी उठ रही हैं। अब बारी अजीत पवार की है कि वह खुद को नामदेव से अलग करते हुए अपने को बचाते हैं या उनके साथ खड़े होकर इस एफआईआर में लगाए गए आरोपों को गलत साबित करने में कामयाब होते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी और एनसीपी की इस लड़ाई में नामदेव शिरगांवकर एक कानूनी दांवपेच में जरूर फंस गए हैं। उन पर लगे आरोप सही या गलत, यह तो समय ही बताएगा। 30 नवंबर को उनकी अग्रिम जमानत भी हो गई। कुछ लोग शायद इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे या चाहते थे कि उन्हें अग्रिम जमानत ना मिले ताकि वे चुनाव में इसे भुना सके। हालांकि इस एफआईआर का नुकसान तो नामदेव को अब हो सकता है। वह जिस जोश से चुनाव लड़ रहे थे, अब शायद वह थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ सकते हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उनका फोन नहीं मिल रहा है। 2 नवंबर को चुनाव है, माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। बावजूद इसके कि यह चुनाव भी रद्द होने की पूरी संभावना है। चैरिटी कमिश्नर की तरफ से इन चुनाव को रद्द किया जा सकता है। कारण बड़ा साफ है। यदि 2013 के चुनाव अमान्य हैं, 2017 के अमान्य हैं, 2021 के भी अमान्य हैं, तो 2025 के चुनाव कैसे मान्य हो सकते हैं? क्योंकि इस बार भी जो राज्य एसोसिएशन वोटर लिस्ट में है, उन पर ही सवाल उठ रहे हैं। जब तक चैरिटी कमिश्नर नए सदस्यों और वोटर लिस्ट को मान्य करार नहीं देगा, तब तक कोई भी चुनाव मान्य नहीं हो सकता। संभावना इस बात की है कि जल्द ही चैरिटी कमिश्नर हस्तक्षेप करते हुए चुनाव की घोषणा करेगा। महाराष्ट्र ओलंपिक में सच्चे पद पर नामदेव शिरगांवकर के सामने जो दावेदार हैं, वे हैं संजय शेट्टे। संजय शेट्टे से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि उन्होंने अजीत पवार से भी बातचीत की थी। संजय शेट्टे का मानना है कि उनके पास आज की डेट में 60 में से 35-36 वोट हैं। नामदेव के पास केवल 25 वोट ही हैं। अध्यक्ष पद पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुरलीधर मोहोल ही जीतेंगे।
अजीत पवार गुट के लोग और उनके मंत्रीगण सभी वोटर्स को फोन कर रहे हैं कि इसका छोड़ दो, लेकिन अजीत दादा को एक वोट दे दो। अब इसका बोले तो नामदेव की बात कर रहे थे, यानी कि नामदेव का छोड़ दो और अजीत पवार को एक वोट दे दो। संजय शेट्टी की माने तो अजीत पवार और उनके लोग अब नामदेव नहीं बल्कि अजीत पवार को बचाने में जुटे हुए हैं। खेल मंत्री, पुराने खेल मंत्री, मतलब सभी जो उनके जो गुट के लोग हैं वो अजीत पवार के लिए वोट के लिए जो है वो भागम भाग में लगे हुए हैं। संजय शेट्टी ने हमें बताया कि दादा ने मुझे फोन किया था, उन्होंने मुझसे पूछा क्या चल रहा है, तो मैंने कहा तैयारी पूरी हो गई है। मैंने दादा को पहले ही कहा था कि इसको निकाल दो, तब उन्होंने मुझे सुना नहीं। इसको निकाल दो मतलब नामदेव शिरगांवकर को निकाल दो। जब हमने संजय शेट्टी से पूछा कि अजीत पवार के 12 साल हो गए हैं, तो संजय शेट्टी कहते हैं कि मैंने भी उनसे कहा था कि आपने 2011 का स्पोर्ट कोड मान लिया था। संजय शेट्टी ने हमें बताया कि 2013, 17, 21 तीनों चुनाव रिजेक्ट हो चुके हैं। शेट्टी ने अजीत पवार से कहा कि आपके तीनों टर्म रिजेक्ट हो गए हैं, कोर्ट आपको मानता ही नहीं, ये वाले चुनाव स्थगित करा दीजिए और चैरिटी कमिश्नर को बोल के उनकी अध्यक्षता में अपॉइंट करके नया इलेक्शन ले लीजिए तो ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। शेट्टी ने भी माना कि यह चुनाव बीजेपी वर्सेस एनसीपी हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि नामदेव ने ऐसे संगठनों को सदस्यता दी है जिनको आईओए की मान्यता नहीं है, तो उनको वोटिंग राइट कैसे दे सकते हैं। महाराष्ट्र में स्विमिंग, कबड्डी और बॉक्सिंग पर एडॉक कमेटी बैठी है, उनको वोटिंग राइट कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा भी यही कहना है कि अगर वोटर और वोटिंग लिस्ट ये अवैध हैं तो चुनाव कैसे हो सकते हैं। अब दो ऑप्शन है। पहला, हाई कोर्ट के अनुसार चुनाव होने तक 1 महीने के अंदर चेंज ऑफ रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर के पास जमा हो जाने चाहिए और चैरिटी कमिश्नर 6 महीने के अंदर अंदर उस पर अपना फैसला सुना दे। चैरिटी कमिश्नर इस चुनाव को सही मानता है तो वो ठीक, अन्यथा चुनाव फिर से होंगे। जैसा कि हमने बताया, अगर कानूनी रूप से वोटर और वोटर लिस्ट ही अवैध हैं तो चुनाव वैध कैसे हो सकते हैं। उस स्थिति में चुनाव नए सिरे से होंगे और इसमें बड़ा फेरबदल होगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रही है, कि चैरिटी कमीशन पिछले 12 वर्षों में 3 चुनाव को अवैध देखते हुए खुद ही घोषणा कर दे कि चुनाव चैरिटी कमीशन की निगरानी में होंगे। इन दोनों स्थितियों में सारा खेल पलट जाएगा। ये चुनाव भी खारिज होंगे और नए चुनाव कराए जाएंगे। मजेदार बात यह है कि इस स्थिति को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। असल में कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। अगर इन संभावनाओं के उलट कुछ हो गया तो वे बाहर रह जाएंगे। और दूसरा यह है कि यह चुनाव नाक का सवाल बन चुका है। बीजेपी बनाम एनसीपी दोनों अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। चलिए इंतजार करते हैं 2 नवंबर के चुनाव में होने वाले खेल और उनके नतीजों का। उसके बाद नंबर आएगा चैरिटी कमीशन के फैसले का। तो दोस्तों, इससे संबंधित और खेलों से संबंधित न्यूज के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।